गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था। गुप्त काल में समाज, धर्म, कला, साहित्य व विज्ञान के विकास के साथ ही एक मजबूत आर्थिक आधारशिला का गठन हुआ। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में गुप्त काल की उपलब्धियों के कारण ही इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः गुप्त काल के सांस्कृतिक विकास में इसकी आर्थिक समृद्धि का प्रमुख योगदान रहा है। कृषि, उद्योग और व्यापार में इस काल में काफी वृद्धि हुई। परंतु कुछ इतिहासकारों ने गुप्त काल के अंतिम चरण में सामंतवाद का उदय बताया है और इस व्यवस्था को तत्कालीन अर्थव्यवस्था के विघटन के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। गुप्त काल अपने स्वर्णिम युग के लिए लोकप्रिय होते हुए भी कैसे अर्थव्यवस्था के दुष्क्रम में घिरा रहा, यह एक अत्यंत विवादास्पद तथ्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को गुप्त वंश के स्वर्णिम युग के संदर्भ में आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार संचालित होती थीं को समझने का प्रयास करेंगे। गुप्त युगीन आर्थिक जीवन। गुप्त राजाओं का शासनकाल आर्थिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपन्नता का काल माना जा सकता है। कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया। अमरकोश में लोहे से बने हल के फाल के लिए 5 नाम दिए गए हैं, जिससे सूचित होता है कि यह महत्वपूर्ण कृषि उपकरण सर्वसुलभ था और इसका उपयोग भूमि जोतने के लिए किया जाता था। कालिदास ने कृषि व पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति का एक बड़ा साधन निरूपित किया है। धान, गेहूं, गन्ना, जूट, तिलहन, कपास, ज्वार बाजरा, मसाले, धूप, नील इत्यादि अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते थे। सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी। उद्योग धंधे अपनी उन्नति पर थे। कपड़े का निर्माण करना इस काल का सर्व प्रमुख उद्योग था, जिससे बहुसंख्यक लोगों की जीविका चलती थी। इसके अतिरिक्त हाथी दांत की वस्तुएं बनाना, मूर्तिकारी, चित्रकारी, शिल्प कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना, जहाजों का निर्माण आदि इस समय के कुछ अन्य उद्योग धंधे थे। व्यवसाय एवं उद्योग का संचालन श्रेणियां करती थीं। वस्तुतः श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय अथवा शिल्प का अनुसरण करने वाले लोगों की समिति होती थी। मंदसौर के अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी अर्थात रेशमी सुत बनाने वालों की समिति व इंदौर लेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां बैंकों का भी कार्य करती थीं और इस रूप में अपने सदस्यों को सूद पर ध्यान देती थीं। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान और 4 या 5 व्यक्तियों की एक कार्यकारिणी होती थी। बृहस्पति स्मृति से ज्ञात होता है कि ईमानदार, वेदों के ज्ञाता, आत्मसंयमी, कर्तव्यपरायण और कुलीन व्यक्ति ही श्रेणियों के प्रबंध अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। श्रेणियां स्वायत्त शासी संस्थाएं थीं, जिनके अपने नियम और कानून होते थे। राज्य सामान्य तौर से उनका सम्मान करता था। स्मृतियों में राजा को निर्देश किया गया है कि वह श्रेणियों को रीति रिवाजों का पालन करवाए। यद्यपि श्रेणियां अपने सदस्यों के झगड़ों का निपटारा स्वयं करती थीं। प्रत्येक श्रेणी के पास अपनी अलग मुहर होती थी। वैशाली से एक संयुक्त श्रेणी की 274 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन होता था। वस्तुतः गुप्त राजाओं ने सोने, चांदी और तांबे के बहुसंख्यक सिक्के चलवाए। तत्कालीन समय में सोने व चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:16 के रूप में होता था, जबकि सामान्य लेन देन कौड़ियों में होता था। वाणिज्यिक रूप से गुप्त युग में व्यापारिक प्रगति तो हुई और साथ ही साथ लंबी एवं चौड़ी सड़कों द्वारा प्रमुख नगर भी जुड़े हुए थे। भड़ौच, उज्जैनी, प्रतिष्ठानपुर, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी आदि प्रमुख व्यापारिक नगर थे। माल ढोने के लिए गाड़ियों और जानवरों का प्रयोग किया जाता था। गंगा,
ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों द्वारा भी व्यापार होता था। संभवतः भारतीयों ने मालवाहक जहाजों का निर्माण किया था। कुछ जहाजों में एक साथ 500 तक व्यक्ति बैठ सकते थे, तो दूसरी तरफ इन्हीं जहाजों के माध्यम से विविध प्रकार के कपड़े, मसाले, खाद्यान्न, नमक, बहुमूल्य पत्थर आदि सामग्रियां एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जाती थीं। इस समय बंगाल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, जहां से चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ अर्थात भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। स्थल मार्ग द्वारा भी यूरोप के साथ भारत का व्यापार होता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों के साथ भी भारत का व्यापार उन्नति पर था। कपड़े, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, नारियल, सुगंधित द्रव्य, नील, दवाएं आदि निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे। इसे सार्थ और इसके नेता को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों की समिति भी होती थी, जिसे निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। S.K. मैती का विचार है कि गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच व्यापारिक संबंधों में गिरावट आ गई थी। इसका प्रमाण हमें कुमार गुप्तकालीन मंदसौर लेख से मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि पट्टवाय श्रेणी लाट प्रदेश को छोड़कर दशपुर में जाकर बस गई थी। इस प्रव्रजन का मुख्य कारण यही प्रतीत होता है कि इस समय पश्चिमी देशों के साथ व्यापार लाभकारी नहीं रह गया था। R.S. शर्मा भी आर्थिक दृष्टि से गुप्त काल को पतन का काल मानते हैं, किंतु यह विचार सही नहीं है। मंदसौर लेख से यह सूचित नहीं होता है कि बुनकरों की श्रेणी ने अपना परंपरागत पेशा छोड़कर अन्य पेशों को अपना लिया था। इसी लेख में एक स्थान पर कहा गया है कि उन्होंने शिल्प द्वारा अर्जित धन से सूर्य के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और बाद में क्षतिग्रस्त होने पर उसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। यदि बुनकर आपत्तिग्रस्त होते तो अपनी गाढ़ी कमाई का उपयोग मंदिर निर्माण में कदापि नहीं करते। बुनकरों का प्रव्रजन सुरक्षा संबंधी कारणों से भी हो सकता है। इस संबंध में एक अन्य विचारणीय बात यह है कि रोम के साथ स्थल मार्ग से व्यापार भी होता था और यह 4वीं सदी में इतना अधिक विकसित हुआ कि सिल्क, जो अर्लियन के काल अर्थात 161 से 180 ईस्वी में सोने से तौलकर बिकता था और धनी एवं कुलीन वर्ग की विलासिता की वस्तु थी, वह जूलियन के काल अर्थात 361 से 363 ईस्वी में इतना सस्ता हो गया कि सामान्य मनुष्य भी उसे खरीद सकता था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि गुप्त युग में भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध पतनोन्मुख स्थिति में रहा। यद्यपि रोम के इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि 408 ईस्वी में हूण आक्रांता एलरिक ने रोम का घेरा डाला और फिरौती के रूप में 3000 पौंड गोल मिर्च व 4000 थान रेशमी वस्त्र प्राप्त करने के बाद ही अपना घेरा उठाया। यह इस बात का सूचक है कि 5वीं सदी में भी रोम में भारतीय माल प्रचुर मात्रा में दिखाई देता था। फलतः रोम के पतन के बाद उसका स्थान कॉन्स्टेंटिनोपल अथवा बैजेंटियम ने ग्रहण किया। बैजेंटियम के अभिजात लोग अत्यंत धनी एवं विलासप्रिय प्रवृत्ति के थे, जिनकी आवश्यकताएं केवल पूर्वी देश ही पूरी कर सकता था। बैजेंटियम चिकित्सा प्रबंधों से पता चलता है कि वहां के बाजारों में सभी प्रकार के भारतीय मसाले बहुतायत मात्रा में उपलब्ध थे। भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त बैजेंटियम सिक्कों से भी दोनों देशों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है। अतः हमारे पास यह सिद्ध करने के लिए कोई भी ठोस प्रमाण नहीं है कि गुप्त युग में व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ है। रोमिला थापर के शब्दों में, गुप्त काल की व्यापारिक समृद्धि उस आर्थिक प्रगति का अंतिम चरण थी जो पिछले काल में प्रारंभ हुई थी। धन्यवाद।
ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।